प्यारे विद्यार्थियों और रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा क्लास 11th का जो शेड्यूल है, करिकुलम है, वो कैसे फॉलो होगा, क्या कंटेंट होगा, क्या शेड्यूल रखेंगे हम पूरे साल का, सिलेबस कंप्लीशन कब तक होगा और क्या क्या पढ़ाएंगे, ये सारी बातें बताने जा रहा हूँ। तो हम इसको ऐसे कैटेगराइज कर लेते हैं। हमने इसको तेजस बैच का नाम दिया है, जो बच्चे क्लास 11th में 2025 में आए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे तेजस में पढ़ रहे हैं, अगर वो तीन कैटेगरी है कि तेजस 1 है जो केवल सीबीएसई क्लासेस करेंगे, मतलब क्लास 11th स्कूलिंग कह सकते हो आप। तो जो स्कूलिंग क्लासेस कर रहे हैं, भले ही बोर्ड कोई भी है उनका, तो उनको हम तेजस 1 की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। दूसरा, जो बच्चे क्लास 11th के साथ साथ जेई मेन, जेई एडवांस, आईसर्स या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनको हमने अलग कैटेगरी में रखा है। यह है तेजस 2 बैच। तो क्लास 11 प्लस जेई मेन, जेई एडवांस, ये इंजीनियरिंग बैच माना जाएगा। और ये है नीट वालों के लिए बैच तेजस 3। क्लास 11 सीबीएसई प्लस नीट प्लस आईसर्स प्लस नेस्ट, ये कुछ एग्जाम है जिनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये इस कैटेगरी में है। तो सबसे पहले मैं इस बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसके बाद इन दोनों बैच के बारे में चर्चा करेंगे। तेजस 1 बैच के बारे में, अगर ये इसका जो टारगेट है हमारा, वो बच्चे जो केवल स्कूलिंग करना चाहते हैं हमारे यहाँ पढ़ के, जो स्कूल के बैच मतलब ट्यूशन बैच आपको होगी प्रॉपर, उसके अकॉर्डिंग है। तो देखिए, हमारा जो टारगेट रहेगा इस बैच को पढ़ाने का, इन बच्चों को क्या क्या चीज़ों पे हम ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं। सबसे पहली बात है कि उस बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ जो उसकी पढ़ाई है उसमें ग्रोथ हो, उसके मार्क्स में ग्रोथ हो, इसलिए आप मेरे पास भेजोगे। तो उसकी ग्रोथ को इंश्योर करना, ये करिकुलम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। 10th तक जो आया है बच्चा, 10th तक अभी 90 80 जो भी मार्क्स आए उसके बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं। 11th में एकदम रिवर्स चल जाता है कई बार कि बच्चे का मार्क्स ही नहीं आते। तो उसको ठीक रखने के लिए हमारा पूरा प्रोसेस रहता है कि भाई ग्रोथ हो बच्चे के एकेडमिक, जो भी करिकुलर है। दूसरा, जो बैच हैं वो छोटे हैं, तो केयरिंग बहुत ज़रूरी है। आज का बच्चा ना डाइवर्जन में बहुत ज़्यादा है, फ़ोन, लैपटॉप, ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारा डाइवर्जन है उसके पास। तो उसको बांध के रखना, उसकी केयरिंग करना, उसको बताना टाइम टाइम पे, उसको मोटिवेट रखना, ये इन बच्चे का हमारा बड़ी जिम्मेदारी हो गई आजकल टीचर्स की। तो वो इस पार्ट में हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की केयरिंग हो, और जब केयरिंग होगी तभी वो पढ़ेगा, उसका ध्यान दिया जाए। बड़े बैचेस में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए बैच छोटे होते हैं। अब एक और भी बात है कि जब तक बच्चे को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक वो पढ़ेगा क्या। पूरी कोशिश करी जाती है मेरे अकॉर्डिंग कि बच्चे को इंटरेस्ट आना शुरू। इंटरेस्ट लाने के लिए कुछ बातें नहीं बताई जा सकती बच्चे को, कि बातें से इंटरेस्ट नहीं जागता। बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाए, इस तरीके से उससे काम लिया जाए कि धीरे धीरे उसको भी ना पता लगे कि वो चैप्टर में कितना, सब्जेक्ट में कितना इंटर कर गया, और उसको इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे वो टाइम बढ़ाएगा, जैसे जैसे हम उसे टाइम देंगे पढ़ाने का, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी तीसरी बात ये कोशिश है कि क्लास में जब बच्चा है तो उसको कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत बढ़िया तरीके से हो, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी तब तक वो क्वेश्चन नहीं हैंडल कर पाएगा, प्रॉब्लम हैंडल नहीं कर पाएगा। उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा बैठ के पूछ नहीं रहा है, तो बच्चों को टाइम टू टाइम ये भी मोटिवेट करना कि बेटा पूछ, वो नहीं पूछ रहा तो मैं क्रॉस क्वेश्चन करूँ, ताकि इस तरीके से दोनों तरफ से इंटरेक्शन होगी। बच्चा बेहिचक होकर क्लास में पूछे कि सर ये बताओ, मुझे दोबारा बताओ। और ये मेरी तरफ से मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब तक वो, उसकी हेजिटेशन नहीं निकलेगी, जब तक वो यहाँ कंफर्टेबल नहीं होगा क्लास में, तब तक वो कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं कर सकता। दूसरा तीसरा, कि आजकल बच्चों को लिखने की चोरी हो गई है कि लिखना नहीं चाहते। तो कोशिश ये रहेगी कि वो लिख पाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही से लिख पाए, राइटिंग स्किल ठीक करे। राइटिंग, ये जो कहते हैं ओवर राइटिंग, काटना पीटना कॉपी में, उसको कैसे लिखना है अच्छे से, बेहतर तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, वो चीज़ें सीखे वो यहाँ। अब ये सब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक तो डेडिकेशन होना चाहिए मेरी तरफ से भी और बच्चे की तरफ से भी। डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन बहुत जरूरी है। क्लास में पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ाई करें। प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो क्या क्या क्वेश्चन होंगे बच्चों को, वो प्रैक्टिस हो। हार्ड वर्क, क्लासेस का भी, टीचर्स का भी, हमारे सिस्टम का भी और बच्चे का भी। रेगुलरिटी, बच्चे 11th में आके थोड़े लेजी हो जाते हैं, तो उनको रेगुलर रखना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, पेरेंट्स आपकी भी जिम्मेदारी हो जाती है। तो रेगुलरिटी बहुत मेंटेन करे बच्चा। दूसरा, कंसिस्टेंसी। आज बहुत ज़्यादा पढ़ लिया फिर 3 दिन तक नहीं पढ़े, जितना भी पढ़े कंसिस्टेंसी के साथ चलें, तो इन सब चीज़ों पे हम अचीवमेंट ले आते हैं। अब करिकुलम क्या है, क्या चीज़ें कितनी है, पहले तो हम उसमें कंटेंट देख लेते हैं, हम क्या क्या पे फोकस करेंगे। तो अगर हम स्कूलिंग की बात करें, स्कूल में बेहतर करने के लिए, तो हमारे पास टेक्स्ट बुक एनसीईआरटीज़ की, जो बच्चा खुद परचेज करता है, एनसीईआरटीज़ होनी चाहिए। और मैं किसी प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक को प्रेफर नहीं करता, आप ले सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है।
कॉम्पिटेंसी बुक ऑफ फिजिक्स मास्टर हमारी कॉम्पिटेंसी बुक होगी, जिसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेवल पे होंगे, केस स्टडी, एजर्सन रीजन, इस तरीके की ये बुक होगी 11th-12th के लिए। तो ये एक बुक अलग से आपको दी जाएगी जिसमें ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो। वर्क बुक, अब जो हमने बात करी कि लिखने के चोर हो जाते हैं बच्चे, तो ये हम वर्क बुक देंगे। ये क्वेश्चन मतलब इसमें ही बच्चा लिखेगा। ये वर्क बुक है, इसमें क्वेश्चन है, नीचे लाइनिंग है। तो ये वर्क बुक होगी जिसमें बच्चा ये लिखेगा। जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके घर पैकेज जाएगा ये कोरियर के माध्यम से। और असाइनमेंट, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे बीच बीच में लगते हैं कि एक असाइनमेंट और दूं, जैसे किसी बच्चे में लगता है कि ये बच्चा इस टाइप के सवाल नहीं कर पा रहा है, उसको और उस कैटेगरी के सवाल देने के लिए असाइनमेंट मिलते रहेंगे। फिर जितने भी, जैसे अब हाफ ईयरली आएगा या यूटी आएगा, तो जितने भी आसपास के स्कूल होते हैं या जो टॉप स्कूल हैं, केवीज हैं जो पूरे इंडिया में हैं, या डीपीएस हैं, या ऐसे इस तरीके के जो भी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, तो उन स्कूल्स के यूटीज़ के पुराने पेपर्स और पीवाईक्यू जो उन्होंने कराए हैं, सैम्पल पेपर हाफ ईयरली के, वो हम प्रैक्टिस कराते हैं। कम से कम हम ये मान के चलें कि एक बच्चा बोर्ड के अगर वो हाफ ईयरली देने जा रहा है तो उससे पहले 20 से 25 पेपर लिख ले वो हाफ ईयरली के। यूटी देने जा रहा है तो कम से कम 7-8 पेपर उसने यूटी के भी कर लिए हों, नॉर्मल स्कूलों के और अपने स्कूल का भी। तो ये इतना कंटेंट मेरे हिसाब से काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। अगर इतना कर लिया तो सफिशिएंट है। एनसीईआरटी हो जाना अपने आप में एक अचीवमेंट है, साथ में वर्क बुक हो जाना, और साथ में क्लास के जो नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करने की आदत डालनी है हमें बच्चे को। इसके बाद अब शेड्यूल क्या रहता है क्लासेस का, तो ये आपकी 3 क्लास होंगी लगभग 1.25 घंटे की। हफ्ते में 1 क्लास हो रही है, तो या तो आप MWF बैच लेंगे या TTS। उसके अकॉर्डिंग आपको जो टाइमिंग होंगे वो आपको जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग बता दिए जाएंगे। ये सेम है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए है। टेस्ट जो होगा वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है मेरे यहाँ, और हर संडे को टेस्ट होगा मॉर्निंग या इवनिंग में, ठीक है। तो वो अवेलेबिलिटी पे होता है सीट्स के हिसाब से, तो टेस्ट होगा और टेस्ट का डिस्कशन और मार्क्स आपके पास, पेरेंट्स के पास सबसे पहले जाएंगे, बच्चे के पास बाद में आते हैं। सिलेबस कंप्लीशन, हम ये मान के चलेंगे 11th का जो सिलेबस है वो हम पेपर जो एग्ज़ाम होते हैं वो फ़ैब के फर्स्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, लास्ट वीक में शुरू हो जाते हैं। तो बहुत जो सच है वो ये है कि फर्स्ट वीक तक ही सिलेबस पूरा हो पाता है। बहुत ज़्यादा सिलेबस है तो बहुत जल्दी सिलेबस नहीं होगा, और ये लेट भी नहीं है। आपको 15-20 दिन मिल जाते हैं रिवाइज़ करने के, और ये पूरा रिवीजन हम इसमें करेंगे। तो ये पूरा करिकुलम है CBSE बैच का। इसमें अब अगर आ जाए हम कंपटीशन बैचेस में, तो अब मैं थोड़ा सा तरीका बताऊंगा। जैसे जो बच्चे कंपटीशन करना चाहते हैं, तो हमने एक तरीका जो मैं 2-3 साल से फॉलो करता हूँ कि कंपटीशन के नाम पे बच्चे को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। कंपटीशन अभी 11th में आया बच्चा, तो 11th में थोड़ा सा हम पेशेंट, कुछ बच्चे होते हैं जो जस्टिफाई कर सकते हैं बहुत, एकदम उनको कुछ भी पढ़ा दिया जाए पकड़ लेते हैं। नॉर्मली बच्चा टाइम लेता है चीज़ें को सीखने में, पचाने में। वो 10वीं से आया, 10वीं का इतना सा सिलेबस था, उतना एक चैप्टर है फिलहाल अब। तो इसका मतलब हमने क्या काम करा है कि जो कंपटीशन, जो स्कूलिंग क्लासेस होंगी वो एज इट इज़ चलेंगी आपकी, चाहे कोई आप कंपटीशन बैच में हो चाहे स्कूलिंग बैच में हो। तो आपको ये 3 क्लास जो तेजस 1 की थी वो आपको रेगुलर करनी है। हम संडे में आपके बैच के अकॉर्डिंग, आप तेजस 2 में हो या तेजस 3 में हो, आपको संडे में 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होगी, जिसमें केवल आपको कंपटीशन पढ़ाया जाएगा, आपका नीट या जेई का। यानी कि हफ्ते में आपने बेसिक पढ़ लिया, अब उसी लेवल पे आप कंपटीशन लेवल पढ़ोगे। उसके लिए कंपटीशन लेवल के लिए हमारी बुक अलग होगी, ये पूरा पैकेट होगा। इसमें 5 बुक्स आपकी 11th की हैं, 5 बुक्स 10th की हैं, ठीक है। तो ये कंपटीशन पैकेज होगा जिसमें आप अपने कंपटीशन की ही क्लासेस, यहाँ कोई CBSE से रिलेटेड कोई बात नहीं करी जाएगी, कंपटीशन की ही क्लासेस होगी। इसका सिलेबस भी आपका बिल्कुल बोर्ड के सिलेबस, मतलब जो आपका 11th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जनवरी फर्स्ट वीक ऑफ 2026 में पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका रिवीजन होगा स्कूल का। फिर कंपटीशन की बात नहीं करेंगे कुछ दिन के लिए, क्योंकि आप स्कूल में भी जा रहे हैं। जैसे आप स्कूल दे के आओगे उसके साथ साथ आपका फिर 15 दिन के लिए 11th के सारे चैप्टर को रिवाइज और उनका फुल लेंथ टेस्ट। हालांकि टेस्ट सीरीज तो बीच में भी रहेगी, आपकी कंपटीशन की टेस्ट सीरीज है जो वो बीच में भी होगी, लेकिन फिर बोर्ड का पेपर, आप 11वीं का पेपर देके आओगे जैसे एनुअल एग्जाम, उसके 15 दिन भी आपको लगातार फुल लेंथ टेस्ट देगी, ताकि आपकी कमांड हो जाए 11th पे, और फिर आप 12th की तैयारी शुरू करें। 12th का जो बैच होगा परम, वो 21 मार्च को शुरू होगा फिर 2026 में। उसके लिए अलग डिटेल है जो मैंने दूसरी वीडियो बनाई। हम पहले 1 साल का प्लान बनाते हैं, फिर दूसरे साल का। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आपको ये पूरा करिकुलम समझ में आया होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे या स्क्रीन पे जो दिख रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।